आवाज आ तो आज झारखंड प्रदेश के अभिन्न हिस्सा झारखंड राज्य के अभिन्न हिस्सा पलामू प्रमंडल के पलामू जिले की इस पावन धरती में हमारे बीच उपस्थित पलामू प्रमंडल के तीनों जिला गढ़वाल, लातेहार सह पलामू के दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से चलकर आए हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे नौजवान संगी साथियों, आज के इस कार्यक्रम को कवरेज दे रहे तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने वाले मीडिया बंधुओं, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, डिजिटल मीडिया तथा तमाम मीडिया के स्रोत, हमारे बीच स्थानीय पुलिस चौकी के सिपाही, हमारे बीच मंच में मंचासीन पलामू जिला के आयोजक समिति, उनके जिला अध्यक्ष, जिला कैप्टन, हमारे बीच उपस्थित हमारे विभिन्न विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, डाल्टनगंज से अनिकेत मेहता जी, पाकी से ओमकार जायसवाल, छतरपुर से बहन पृथ्वीराज, हजारीबाग से बड़े भाई स्वरूप उदय मेहता जी, बरकट्ठा के पूर्व प्रत्याशी महेंद्र मंडल जी, और हमारे साथ इस मंच में मंचासीन हमारी बहन समान बेबी महतो, अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्र अध्यक्ष आजाद हुसैन अंसारी जी, तथा जिला के तमाम हमारे पदाधिकारी, इस प्रमंडल के हमारे तमाम पदाधिकारी, हमारे साथीगण, आज इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आपका अभिनंदन, आपका जोहार, आपका धन्यवाद। और जब घर से चले थे, चूंकि बारिश का मौसम भी है और सामान्यतः हम लोग सभा कार्यक्रम मंच से नहीं बल्कि खुले मैदान पर क्या करते थे, तो बारिश का मौसम था तो धनबाद, बोकारो, गिरिडीह में भी बहुत सारे जो हमारे विपक्ष के साथी हैं वो कह रहे थे कि धनबाद बोकारो नहीं है विधायक जी, वहां जाएंगे तो 4 को लोग नहीं आएंगे। हम बोले अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन शायद वे लोग भूल गए थे। यहाँ भी हमारे जिला अध्यक्ष बड़े भाई दिलीप मेहता भी बोलते थे कि विधायक जी क्या होगा, धनबाद बोकारो में जैसा लोग आपको सुनने के लिए आते हैं, आपको लाड दुलार प्यार देते हैं, पता नहीं पलामू में मिलेगा कि नहीं। तो शायद उन लोग भूल गए थे कि पलामू को टाइगर की धरती कहा जाता है। उन्हें अंदाजा नहीं है कि पलामू को टाइगर की धरती कहा जाता है। वो टाइगर गिरिडीह से आए या सिमडेगा से आए, साहेबगंज से आए, पलामू में स्वागत होगा ही होगा। और बिल्कुल आज पलामू की जनता ने जो प्यार और जो दुलार, जो स्नेह दिया है, आज के इस दृश्य को, क्योंकि ये बारिश का मौसम भी है, बारिश के मौसम में लोग पैसे देकर अगर बुलाते हैं, आज अभी प्रधानमंत्री जी का पटना में या बिहार में कहीं कार्यक्रम था, वहां की बहनों को जबरन, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, आंगनबाड़ी हैं, सही का, उनको जबरन ले जाया गया। तो लोग जबरदस्ती नेताओं के सभा में नहीं जाते हैं, और बारिश के मौसम में पलामू की धरती में जगह कम पड़ रहा है, तो निसंदेह ये आपका आशीर्वाद है। और ये हम लोग को भी विश्वास है कि आने वाले दिनों में पलामू के साथ साथ पूरे झारखंड राज्य को हम लोग बेहतर दिशा देने का काम करेंगे। पलामू यानी पलास, पलामू का प यानी पलास, ला यानी लार, म यानी महुआ। कितना सुंदर, इसके नामकरण में ही, यानी पलामू के जो बुजुर्ग थे, पता नहीं 100 साल पहले इसका नाम दिया गया है, या 500 साल पहले इसका नामकरण किया गया है, या 1000 साल पहले इसका नामकरण किया गया है, लेकिन कितनी सुंदरता के साथ, कितना सटीक पलामू का नामकरण किया गया है कि प से पलास, ल से ला, म से महुआ। क्या सौभाग्य रहा होगा पलामू वासियों का, क्या इतिहास रहा होगा पलामू वासियों का, क्या भूगोल रहा होगा पलामू वासियों का। ये पलामू का 3
अक्षर का नाम बता रहा है कितना गौरवशाली रहा होगा ये पलामू। और आज हमारे नौजवान पीढ़ी का ये प्रयास होगा, जेएलकेएम पार्टी का ये प्रयास होगा कि झारखंड के इस विशिष्ट भूभाग पलामू का जो गौरवशाली इतिहास रहा होगा उसे अपने संघर्षों से, अपने तप से, अपने त्याग से उसे हम लोग वापस लेकर आए। आज जिस पलामू को उसके नाम से ही सुनकर, उसके नाम के मतलब को जानकर हमें गौरव महसूस होता है, हमें गर्व महसूस होता है। आज उस पलामू को लोग पलायन के लिए भी जानने लगे हैं। आज उस पलामू को एक निर्जन स्थल के रूप में भी जानने लगे हैं। आज उस पलामू को कहीं ना कहीं करप्शन के रूप में भी लोग जानने लगे हैं। तो आज हमें आवश्यकता है पुनः अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेते हुए इस पलामू को पुनः सुंदर और सुसज्जित बनाया जाए। इसके लिए आज हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। ये मैं नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा। आज वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार है। चुनाव से पहले, शायद इससे पूर्व के चुनाव में उनके जो टीम के कैप्टन हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, उनके मुख से ही मैंने सुना था कि यदि उनकी सरकार आएगी तो पलामू को उप राजधानी बनाएंगे। मुझे लगता है आज आवश्यकता है पलामू को एक नई उप राजधानी बनाने की। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं राजनीति के पैटर्न को बदलने आया हूं, मैं राजनीति के तरीके को बदलने आया हूं। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा पलामू वासियों कि 29 में हमारी सरकार बनेगी तभी हम आपकी उप राजधानी पे चर्चा करेंगे। मैं आपको ये कहूंगा कि इसी सदन में अगर मौका मिलेगा तो सदन के शून्यकाल में पलामू को उप राजधानी बनाया जाए। आप 29 कब आएगा, 29 में क्या होगा, मैं उसके लिए बात नहीं करूंगा। इसी सदन में पलामू को उप राजधानी बनाया जाए। इस सदन में खड़ा होकर हम इस बात को रखेंगे कि आज आपको क्या किया जाता है और बिल्कुल इसकी आवश्यकता है। आज हम भी जब घर से आए तो हमने अपने अंगरक्षकों से कहा, हमारे जो ड्राइवर हैं, चालक हैं, उनसे कहा, हमारे जो साथी हमारे साथ आए हैं उनसे कहा कि आप लोग गूगल कीजिए कि किधर से रास्ता सही है पलामू जाने का। तो हजारीबाग चतरा से का रास्ता दिखा, एक बिहार से रास्ता दिखा। इन्होंने कहा विधायक जी रास्ता तो सामने आपका चतरा हजारीबाग से पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा, चूंकि आपको स्पीड पसंद है तो गया होके ही जाना होगा। बोले देखिए चूंकि हम लोग समय के पाबंद है, हम लोग 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेंगे लेकिन गया औरंगाबाद होके ही चलिए। तो इससे ये प्रतीत होता है कि आज सुविधाओं के लिए, आवागमन के लिए आवश्यकता है कि पलामू को, ये कोई भाषण नहीं, ये कोई चुनावी एजेंडा नहीं, पलामू की जनभावना है कि पलामू को उप राजधानी बनाया जाए। ये लोगों की जरूरत है, एक आम जनता की जरूरत है कि पलामू को उप राजधानी बनाया जाए। तो निसंदेह आगामी जो सत्र चलेगा इस बात को सदन के पटल पे जरूर रखा जाएगा कि आपने जो वादा किया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैया सम्मान योजना के अलावे भी बहुत सारे काम है जो करना चाहिए और आपको करने के लिए हम लोग बाध्य करेंगे। 29 क्या होगा नहीं होगा वो तो जनता तय करेगी, लेकिन इसी अभी जो समय बचा है इसी कालखंड में अकेले हम इन पे पर्याप्त पड़ रहे हैं। अब ऐसा समय आया है कि ये लोग हमारे समय में भी कटौती करने लगे हैं। ये तो आप घर से बैठकर अपने टेलीविजन में या किसी मोबाइल में देखते होंगे, बाकी विधायक खड़े होते हैं तो उनको बोलता है कि माननीय सदस्य फलना आप अपना बात रखिए, लेकिन जैसे ही डुमरी का नाम लिया जाता है माननीय सदस्य डुमरी, उसके बाद तुरंत अध्यक्ष महोदय बोलते हैं समय का ध्यान रखिएगा। जैसे ही बाकी जो भी और भी सदस्य को वो आमंत्रित करते हैं, उनको बात रखने का अवसर देते हैं, वो अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे नाम का उद्घोष होता है माननीय स्पीकर महोदय के श्रीमुख से, वो दूसरा लाइन यह भी बोलते हैं कि थोड़ा समय का ध्यान रखिएगा। सबको मालूम है कि अगर इस शख्स को समय दिया जाएगा तो फिर यह सरकार की एक एक नीतियों की ऐसा धागा खोलेगा जो पूरे राज्य को उसका चेहरा पता चल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका विश्वास, आपका प्रेम, और चूंकि हम लोगों ने सबसे पहला हथियार माना है एजुकेशन को, हमने सबसे पहला हथियार माना है शिक्षा को, और आज ये शिक्षा ही है कि आज आपके बीच हम आए हैं और आप सुन रहे हैं। वरना अगर बात करें सुंदरता की तो इस झारखंड में हमसे सुंदर नौजवान कितने हैं, हम तो देखे ना टकला मुंडा ऐसे आ गए हैं। एक सामान्य सा चप्पल पांव में पहने हैं,
ये टी शर्ट भी है, आप दिलीप दही जानेंगे कहाँ से ला दिए। हम बोले कि भाई हम रात में आए तो 2-4 जगह, अभी भी चूंकि आए तो 2-4 बारिश हो रही तो हम जो कपड़ा पहन के आए गंदा हो गया था। हम बोले दिलीप दही सब थोड़ा सा कपड़ा मैला हो गया है, तो यहीं ड्रेस लिए, यहीं पहने और यहीं हम सुबह उठ के आपके बीच चले आए। तो इसलिए आज अगर आप हमें सुन रहे हैं, आज अगर पूरे राज्य के लोग हमें सुन रहे हैं, अपनी समस्याओं को हमारे पास लेकर जा रहे हैं, तो इसलिए नहीं कि हम अच्छा दिखते हैं, हमारी ऊंचाई अच्छी है, हमारी लंबाई अच्छी है, इसलिए कि लड़का जो भी बोलता है टू द पॉइंट बोलता है, पढ़ा लिखा लड़का है। इसलिए हमारा प्रयास यही रहेगा कि पढ़े लिखे नौजवानों को राजनीति में लाने का अवसर दिया जाएगा। देखिए बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, महिला लोग भी बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं। कोई भगवान को मानता है, कोई ईश्वर को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई जीसस को मानता है, कोई मरांग मुरु को मानता है, कोई बूढ़ा बाबा को मानता है। सबकी आस्थाएं हमारी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारी जरूरत एक है। हमारे ईश्वर अलग अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है। कोई प्रार्थना करता है, कोई इबादत करता है, सबकी आस्था अलग हो सकती है, सबका मत अलग हो सकता है, लेकिन हमारी जरूरत एक ही है, वो है रोटी कुर्ता और मकान की जरूरत है। ये किसी की अलग नहीं है, ये किसी की अलग नहीं है। दिलीप मेहता भाई हो सके कृष्णा जी को मानते हैं, ओमकार जायसवाल जी शंकर जी को मानते हैं, आजाद हुसैन अल्लाह को मानते होंगे, लेकिन जरूरत इनकी भी वही है, रोटी कुर्ता मकान की। इसलिए आपको यह जानना होगा कि जिस आपकी आस्था जिस पर है, जिसके ऊपर आपकी आस्था है, उसने संसार को बनाया होगा। मैं उस पर बात विवाद नहीं करना चाहता हूं। उसने दुनिया को बनाया होगा, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता हूं। लेकिन आपको भी मालूम है कि आज अगर आपकी जरूरतों को कोई पूरा करेगा तो ऊपर में बैठा कोई ईश्वर खुदा भगवान नहीं, नीचे जो कानून है, नीचे जो सरकारें हैं, नीचे जो नीति नियम है, नीचे जो हमारे संसाधन है, वो आपकी जरूरत पूरा करेंगे। इस बात को आप भी जानते हैं, इस बात को आप भी जानते हैं कि यदि आपको चोट लगे तो आप अपने आराध्य देवी देवता के पास जाके धरना नहीं बैठते हैं, आप थाना में जाके धरना बैठते हैं, क्योंकि कानून ही आपकी मदद करेगा। इस बात को आपको व्यवहारिक रूप में जानने और समझने की आवश्यकता है। आस्था अलग जगह है, हमारे देवता, हमारे पूजा पद्धति वो अलग जगह है, लेकिन हमारे जो आज ये लोकतांत्रिक जो भारत है, इस लोकतांत्रिक भारत के जो तरीके हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनके प्रति हमारी एक अलग आस्था होनी चाहिए, उनके प्रति हमारा नजरिया अलग होना चाहिए। इस बात को भी हमें तय करने की आवश्यकता है। इसलिए आज पलामू की पावन धरती में हम इतना जरूर कहेंगे कि आज राजनीति एक ऐसा जगह है जिससे हमारी समस्याओं का समाधान है। क्योंकि भारत राजा का देश नहीं है, भारत में राजतंत्र नहीं है, भारत में प्रजातंत्र है, भारत में लोकतंत्र है, भारत में जनतंत्र है, भारत में गणतंत्र है। और उस गणतंत्र का आधार भारत का संविधान है, और वो संविधान की रक्षा कौन करते हैं? राजनेता करते हैं, जिनको हम लोग या तो राज्य में असेंबली कहिए और देश में पार्लियामेंट कहिए। और वहां कौन चुन के जाते हैं? हमारे और आपके वोटों से लीडर चुन के जाते हैं। इसलिए लीडर का चुनाव बढ़िया होना चाहिए। आज हम अपने लीडर की शिकायत करते हैं, हम फिर चुनाव आता है, हम उनको वोट करते हैं, फिर चुनाव के 6 महीने बाद हम उनकी शिकायत करते हैं। तो उसका कारण कहीं ना कहीं हमारा नजरिया है, हमारी मानसिकता है। मैं आप सभी को तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये सच्चाई है। मैं डायरेक्ट आपको नहीं कहूंगा, लेकिन ये सच्चाई है। आज चुनाव का प्रचलन क्या है हमारे राज्य में, आज चुनाव का प्रचलन क्या है हमारे देश में। कोई हमें 500 रुपया थमा दे, कोई हमें 1 बोतल शराब थमा दे, कोई हमें मांस मदिरा थमा दे, तो उन्हें हम वोट कर जाते हैं। एक बात दिल से सोचिए कि 500 रुपए में हम अपना ईमान बरकरार नहीं रख पाए तो विधायक लोग को 5 करोड़ का लालच मिलता है। कैसे ईमान रख? हम 500 रुपए में अपने ईमान को नहीं रख पाए और हम ना चाहते हुए फिर उसी नेता को वोट दे दिए कि भैया रात को पैसा पकड़ लिए, भैया रात को हम पैसा पकड़ लिए हैं। रास्ता में जाते जाते अरे भोटवा ना है 2 पीस हमारे मिठुआ तो खा ले, ए भैया खा लिए हैं, अब अन्न खा लिए तो गुनवा कैसे नहीं गाएंगे। जब हम 500 रुपए में अपना ईमान को नहीं रख पाते तो सोच के देखिए, एक करप्शन में नेताओं के पास 5 करोड़ से लेकर कई करोड़ तक दिया जाता है कि नेताजी इसमें आप चुप रहिएगा, नेताजी इसमें फाइल में साइन कर दीजिएगा, नेताजी इस विषय को विधानसभा में मत उठाइएगा। तो बताइए वो अपने ईमान रख पाएंगे? जब हम जनता 500 रुपए में ईमान को नहीं रख पाते हैं तो हम उस नेता से कैसे अपेक्षा रखें, कैसे उम्मीद रखें कि 5 करोड़ मिलने के बाद अपने ईमान को जिंदा रखेगा। इसलिए अगर वास्तव में इस राज्य को बदलना है तो ऐसे नेता चुनना होगा जिनमें मोह माया ना हो,
जब तक उनमें मोह होगा, जब तक उनमें लालसा होगी निजी, जब तक उनमें अपनी महत्वाकांक्षा होगी, इस राज्य को नहीं बदल सकते हैं। ऐसे युवाओं को लाना होगा जिनमें मोह ना हो, क्योंकि उस सिस्टम में जाने के बाद आपको क्या लगता है कि हमें ऑफर नहीं आता है? दुनिया भर का ऑफर आता है, लेकिन लोग पीछे से बोलते हैं कि यार ये ना झुकेगा, तो देखते हैं शमशान घाट में जाके बैठता है, मोह माया से ऊपर हो गया है। वही लोग फिर बोलता है कि तो देखते हैं यार शमशान घाट में जाके वीडियो बनाता है। विधानसभा में देखते हैं दो ठंडा के दिन में आदमी जैकेट पहन के आता है, देखें टी शर्ट के ऊपर एकदम गांव घर के धार ऊपर टी शर्ट पहन के जाता है। तो आज अगर हम लोग को ऐसे युवाओं का चयन करना होगा, आज एगो डर भी है, जैसे बचपन में हम लोग का नानी डर आती थी, खासकर हमारा नानी बहुत डराई है कि उस पीपल पेड़ के नीचे नहीं जाना शाम के समय, वहां एगो ब्रह्मचारी भूत है, वो जरिया वो जंगल में मत जाना, वहां सांप है बिच्छू है। उसी प्रकार आज लोग हमें युवाओं को डराते हैं कि राजनीति में मत आना, राजनीति दलदल है, राजनीति कीचड़ है, और नौजवान डॉक्टर इंजीनियर बनने लगते हैं और फिर उसी राजनेता को जाके पैरवी करते हैं कि हमारा यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। जितना घर में बचपन में लोग डराते थे हमें कि वहां नहीं जाना है, वहां भूत है, लेकिन वहां जब चले गए तो पता चला भूत नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार आज नौजवानों को उस डर को जो इनके माइंड सेट में डाल दिया गया है कि राजनीति एक दलदल है, राजनीति एक कीचड़ है, वहां जाके देखिए ठीक है कीचड़ है, लेकिन किसने कहा सांप नहीं होगा? हाँ है कीचड़ है दलदल, लेकिन किसने कहा सांप नहीं होगा? आज सांप करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि नहीं? आज क्यों इनको हमसे तकलीफ है? विधायक तो बहुत सारे नए गए, आपके यहाँ के विधायक भी कम उम्र में विधायक बन के गए थे। झारखंड में कई विधायक है जो 30-35 साल में विधायक बन के गए, लेकिन पहला विधायक है जो खाली पांव बिना चप्पल के पहुंच गया, उनको तकलीफ हुआ। आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कैपिटलिज्म। आज हर कोई, हर दूसरा घर परेशान है, आज हर व्यक्ति परेशान है, किसान परेशान है, छोटे व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है, हर वर्ग परेशान है। कारण क्या है? कैपिटलिज्म। कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है और बहुत बड़ी आबादी के पास कुछ नहीं है, तो जब हम खाली पांव जाते हैं ना तो उनको चोट पहुंचता है कि ये कैसे विधायक बन गया। परेशानी हमसे क्यों है? अरे हमारी उम्र में बहुत सारे लोग विधायक बने, लेकिन विधायक बनने के बाद उन्होंने उसी प्रचलन को अपनाया, उसी प्रोटोकॉल को अपनाया। आज हमारा खाली पांव जाना उनकी करोड़ों के रुपयों को ठोकर जैसा लगता है, एक बागी कहां से घुस आया है, ये धारा के विपरीत कैसे बहने लगा है। तो इसलिए आज आवश्यकता है राजनीतिक सुधार की, और पलामू की पावन धरती से यह विश्वास हो रहा है कि राजनीतिक बदलाव जरूर इस राज्य में होंगे, क्योंकि राजनीति है, ये व्यवस्था ही है जिसमें हम लोग आके इस व्यवस्था को बदल सकते हैं। व्यवस्था से इतर होकर इस व्यवस्था को नहीं बदल सकते हैं। इसलिए आज पलामू की पावन धरती में आप सभी से मेरा यह अनुरोध होगा कि आप राजनीति को समझें। अगर आज आप राजनीति को नहीं समझेंगे तो राजनीति आपको नहीं समझेगी। आपको राजनीति को समझना होगा, आपको लोकतंत्र के मूल्यों को समझना होगा, आज आपको कानूनों को समझना होगा, तभी जाकर इस राज्य को हम लोग बेहतर बना सकते हैं। आज चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा मत महत्वपूर्ण है, आज उसी का परिणाम है। आज देख सकते हैं सरकार बहुत अभिमान से काम कर रही है। उसके अभिमान से काम करने का कारण यही है कि उनको लगता है हमारे पास बहुमत की सीटें हैं, हमारे पास 56 सीटें हैं, लेकिन उनको बता दीजिए बहुमत अंग्रेजों के पास भी था, शासन अंग्रेजों ने भी किया था, बहुमत उनके भी पास था जिन्होंने सुकरात को 20 का प्याला पिलाया था, बहुमत उनके भी पास था जिन्होंने ब्रूनो को जिंदा जलाया था, लेकिन सैकड़ों साल के बाद उन्होंने माफी मांगा था कि बहुमत होने के बाद भी जरूर नहीं कि हम सही थे, हम गलत थे। तो इसलिए आज ये सरकार जो ये दम भर रही है कि हमारे पास बहुमत है, हम सत्ता में हैं, हम शासन में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यही सही है। अगर शासन करना ही सही है तो अंग्रेजों ने 2 साल शासन किया था, 200 साल। अगर शासन करना ही सही का प्रमाण है तो इस देश में अंग्रेजों ने 200-250 साल शासन किया था, इसका मतलब ये नहीं कि वे लोग सही है। लेकिन ये तो है कि जनता ने उन्हें अवसर दिया है, क्योंकि आज हमारे देश का जो वोटर है, हमारे देश के जो वोटर्स है, उनका माइंडसेट एक अलग डिफरेंट का है, एक आइडियोलॉजी का हो चुका है
कि भाई एक आइडियोलॉजी ये है कि एनडीए के साइड से जो भी आएंगे वो कोई भी रहे, बेकार रहे हमें मतलब नहीं, हम उनको वोट कर देंगे। और एक आइडियोलॉजी ये सेट हो गई है कि एनडीए के जो हरा दे वो कोई रहे मतलब नहीं, हम उनको वोट कर देंगे। इन दो आइडियोलॉजी के बीच आज हमारा भारत है, इन दो आइडियोलॉजी के बीच हमारा झारखंड है। और उस विकट परिस्थिति में हम लोग तीसरी आइडियोलॉजी लेकर आए हैं कि भाई नेता यानी जनता के बीच चुनकर जाने वाला वो जनता के लिए काम करेगा, वो टू द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल की जो परिभाषा है उसे परिभाषित करेगा। ये चुनौती भरा काम था, लेकिन उसके बाद भी पहले ही चुनाव में हमारी पार्टी ने, हमारे संगठन ने लगभग 11 लाख वोट लाकर 7%, 7.5% वोट लाकर यह साबित किया है कि यदि आप मेहनत करें, आप संघर्ष करें तो मंजिल दूर नहीं होती है। क्योंकि आज के डेट में तीसरा विकल्प के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता है, लेकिन हमारा यह प्रयास बहुत ही बेहतर रहा है। और इसके लिए सभी वे लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने जेल कैंप के लिए इस विधानसभा के चुनाव में प्रचार प्रसार किया है। विशेषकर देखिए नौजवान साथियों, आज राजनीति का पैटर्न क्या है आपको भी मालूम है कि नौजवान सबको चाहिए। झंडा ढोने की बात है, युवा आगे आएंगे। दरी बिछाने की बात है, युवा आगे आएंगे। नारा लगाने की बात है, युवा आगे आएंगे। कुर्सी लगाने की बात है, युवा आगे आएंगे। नेताओं को चाय पानी करवाने की बात है, युवा आगे आएंगे। लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात है तो युवा आगे नहीं आएंगे। लेकिन हमारी पार्टी ने उस पैटर्न को भी तोड़ा है। और आप जाके उठा के देख लीजिए, 71 में हमें लगता है कि 80-85% 30-35 साल के नौजवानों को हम लोगों ने चुनाव लड़ाया। उस परिपाटी को हम लोगों ने तोड़ा है, क्योंकि हमारा मानना और आपका भी मानना है कि एक ऐसी अवस्था युवा पीढ़ी जिनमें जुनून है, उनमें काम करने की क्षमता है। इसलिए आपसे भी आग्रह होगा कि राजनीतिक सुचिता को हमें समझना होगा। जिस प्रकार घर में जब हम जाते हैं तो दिन भर का जो हम लोग क्रियाकलाप करते हैं, एक बार जाकर आत्मचिंतन मंथन करते हैं कि आज हमारे घर का इनकम क्या हुआ, कहाँ कहाँ खर्च हुआ, कल हमारी प्लानिंग क्या है, किस खेत में पानी है, उसमें रोपाई कैसा होगा, उसमें खेतीबाड़ी कैसे होगा, अपने घर की जीविका का जो तरीका है उसको हम लोग चर्चा परिचर्चा में इसको भाग में लाते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको राजनीति में आकर भाग लेकर चर्चा परिचर्चा करना होगा कि किस नेता का विजन कैसा है, कौन सा नेता, कौन सा लीडर, कौन से लीडर का समूह हमारे राज्य को आगे ले जा सकता है, कौन से लीडर का समूह हमारे जो समस्याएं आई हैं उन समस्याओं का निराकरण कर सकता है। ये आपको भी चिंतन मंथन करना होगा। 2029 बेशक अभी दूर है, लेकिन समस्याएं हमारे सामने हैं, मुद्दे हमारे सामने हैं। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारी संख्या भले पलामू प्रमंडल में कम है, लेकिन दम है। आप लोग जो भी जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों के साथ अपने कार्य को, अपनी सेवा भाव को जारी रखें। जनता निसंदेह आने वाले दिनों में हमारे साथ जुड़ेंगी, अपना आशीर्वाद भी देंगी। इसलिए मैं पलामू प्रमंडल के तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी, तमाम साथियों से कहना चाहूंगा कि जनता की जो समस्याएं हैं उसके साथ जुड़कर रहें। उन समस्याओं के साथ, चाहे वो प्रखंड स्तरीय रहे, जिला स्तरीय रहे, उन मुद्दों के समाधान के लिए अपन प्रयासरत रहें। निसंदेह पलामू की धरती में भी हम लोग बेहतर करने में सफल होंगे। और आज का ये कार्यक्रम, आज की ये सभा इस बात का प्रमाण है कि पलामू, धनबाद, बोकारो के तर्ज पर जेल कैंप की एक नई उभरती हुई पार्टी को अपना आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है। आज पलामू के सभागार में उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे। और निसंदेह आज इस राज्य, जिस उम्मीद के साथ इस राज्य का निर्माण हुआ था, आज 25 साल हो चुके हैं। 25 साल यानी एक लड़का या लड़की अगर जन्म ली होगी 25 साल पहले, तो आज वो युवावस्था के आसपास आ गया होगा। आज वो बड़ा हो चुका होगा, आज वो जवान हो चुका होगा, आज अपने पांवों पे खड़ा हो चुका होगा। लेकिन 25 सालों में हमारा झारखंड राज्य आज भी अपने पांवों पर खड़ा नहीं हो पाया है। अभी उन परिस्थितियों में जब इस राज्य के पास 40% खनिज संपदा है,
इस राज्य के पास प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है। इस राज्य की एक खासियत है कि पूरे विश्व के मानचित्र में इस राज्य को एक विशेष स्थान मिला है। लेकिन उसके बाद भी यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारा राज्य किसी भी इंडेक्स को देख लें, आपके हाथों में हजारों रुपए के मोबाइल हैं, उनमें आपका गूगल का साइट है, क्रोम का साइट है, किसी भी इंडेक्स को आप सर्च कर लें, चाहे वो एजुकेशन का इंडेक्स हो, चाहे वो हेल्थ का इंडेक्स हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का इंडेक्स हो, हमारा राज्य 20वें नंबर पर, हमारा राज्य 22वें नंबर पर है। क्योंकि हमने विजनरी लीडर को नहीं खोजा, हमने ऐसे लीडरों का चुनाव नहीं किया जो इस राज्य को आगे ले जा सके। आज जब भी हम लोग दिन भर के क्रियाकलाप के बाद, कार्यक्रमों के बाद घर जाते हैं तो ये बैठकर सोचते हैं कि हमारे झारखंड का 25 साल कैसा होगा, कहां हमारे साथ धोखा हो रहा है, किन क्षेत्रों में हमारे राज्य के साथ नुकसान हो रहा है। लेकिन बाकी लीडर जाके क्या सोचते होंगे? यही सोचते हैं कि जमीन के किनारे कहां 5 एकड़ जमीन मिल रहा है, खरीद लेंगे और अपना बाबूजी के नाम से अस्पताल, चाहे कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाएंगे। यहाँ के लीडर का विजन समाप्त हो रहा है। जब भी हमको मौका मिलता है अपने साथियों से यही चर्चा करते हैं कि ये स्थिति होने वाली है, अगर ये हम नहीं किए तो कोयलांचल में ये हो जाएगा 20 सालों में, अगर इन चीजों का कानून नहीं बना तो ऐसा होगा हमारा हाल, अगर ये सुधार नहीं हुआ तो। लेकिन बाकी नेता जाके क्या करते हैं कि सड़क के किनारे कहां जमीन मिल जाए, बाकी नेता क्या करते हैं कि कौन सा दुकान मार्केट में बिक रहा है उसको हम अपना लें। तो इसलिए आज बहुत आवश्यकता है नेता के चयन की। जैसे आज हमें अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है तो हम बेहतर टीचर की तलाश करते हैं, अगर कोई केस लड़ना है तो बेहतर एडवोकेट की तलाश करते हैं, इलाज कराना है तो बेहतर डॉक्टर की तलाश करते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है बेहतर लीडर की हम तलाश नहीं करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी खामी है। हमें बेहतर लीडर की तलाश करनी होगी, एक ऐसे लीडर की तलाश करनी होगी जो अपने से पहले जनता के बारे सोचे, एक ऐसे लीडर की तलाश करनी होगी। मानते हैं ऐसे लीडर का चुनाव करना, ऐसे लीडर का चयन करना बहुत ही दुर्लभ है, आसान नहीं है कि अब ऐसे लीडर मिल जाएंगे। क्योंकि लीडर ना बनने से पहले वे बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन लीडर बनने के बाद वो उसी परिपाटी को फॉलो करते हैं। लेकिन आज मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहूंगा कि डुमरी विधायक जयराम महतो उन प्रोटोकॉल को बहुत दूर रखता है, उस परिपाटी को भी बहुत दूर रखता है। लीडर बनने से पहले जो हमने कहा था, लीडर बनने के बाद भी हमारा व्यवहार वही है, ये आपको पूरे विश्वास के साथ कहना चाहेंगे। कल ही रात को आपके सर्किट हाउस में हम आए, कल ही रात को आपके सर्किट हाउस में आए। अमूमन आप भी जानते हैं कि कोई अतिथि आते हैं, विशेषकर जो विधायक, IAS IPS तो सर्किट हाउस में ठहरते हैं। और सर्किट हाउस के जो कर्मचारी हैं उनको भी मालूम है कि दूसरे जिले के, दूसरे राज्य के विधायक आते हैं तो हम उनको यहाँ ठहराते हैं। बेशक उन्होंने भी हमारे लिए वही इंतजाम किया था, लेकिन विधायक का एक प्रोटोकॉल होता है, मैंने बार बार कहा, एक प्रोटोकॉल, एक परिपाटी। उन्होंने हमारे लिए एक अलग कमरा लगाया था, बाकी 2 कमरे थे जिनमें हमारे बॉडीगार्ड रहते हैं, जिनमें हमारे साथ जो आए थे। तो हमने देखा, बोला अरे विधायक वाला प्रोटोकॉल जब हम फॉलो नहीं किए तो 2 को बिछोना है इसी में दे दीजिए, हम लोग 4-5 को यहीं सो जाएंगे। ये विधायक का परिपाटी नहीं होता है। और सारे विधायक आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। फिर हमने अपने अंगरक्षकों को कहा कि बैठाई है दरियोरी जो भी है, बिस्तर एक है लेकिन जगह बहुत है, यहीं बिछाइए। क्योंकि हम जो विधायक की परिभाषा है, विधायक की जो परिपाटी है, इसे ही बदलने के लिए आए हैं। विधायक यानी एक तरफ से जनता के लिए ईश्वर का अवतार। उसे कहना है कि ईश्वर का अवतार कोई मसीहा नहीं, वो आपका चुना हुआ, आपके वोट से चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, वो आपका प्रतिनिधि है। इस बात को उन्हें आभास दिलाने के लिए आए हैं। इसलिए हमने अपना जो जनता से मिलने का भी तरीका, हमसे बार बार कहते हैं कि सुबह 6 बजे 5 बजे आके हमारे घर के बाहर खड़ा होने कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से खा पी के टंच होके 10 बजे आइए, हम आपके लिए सारे सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बैठेंगे, जबकि आपकी समस्या को ना सुन ले। लीडर की परिभाषा को बदलने की आवश्यकता है इस राज्य में। लीडर माने एक देवतुल्य, लीडर यानी एक मसीहा, ऐसा लोगों के माइंडसेट में फिट कर दिया गया है। इसीलिए लोगों को हमसे तकलीफ होती है। बाकी सभी विधायकों को किसी से लहरे चाहे नहीं लहरे, हमसे खूब लहरता है, क्योंकि हम परिपाटी को ही चेंज करने के लिए आए हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं आप सिंपलिसिटी का दिखावा करते हैं, बोले तब करके दिखा दीजिए।
स्टैंडर्ड का दिखावा आप कर सकते हैं, सिंपलिसिटी करना आसान नहीं है। आप करके दिखा दे, किसी बाजार में जाके हाफ पैंट में खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। हमने भी उस दौर को जिया है भाई कि हमारे पास कपड़ा नहीं होता था तो अपने दोस्त से उधार लेते थे इंप्रेस करने के लिए कि जाएंगे थोड़ा वीआईपी बन के। आप वीआईपी पना को दिखावा में ला सकते हैं, आप स्टैंडर्ड लाइफ को दिखावा में ला सकते हैं। आप स्टैंडर्ड हो के सिंपलिसिटी आसान नहीं है भैया, स्टैंडर्ड हो के सिंपलिसिटी करना आसान नहीं है, तो कर दीजिए ना। जाइए वीआईपी मंचों में सरल स्वभाव के साथ, जाइए वीआईपी मंचों में हवाई चप्पल पहन के, जाइए वीआईपी मंचों में, तब जानेंगे आपको सिंपलिसिटी करना दिखावा नहीं है, वो कर ही नहीं पाएंगे। आज उस दौर में हम जी रहे हैं कि हमारे पास अगर 4 चक्का नहीं है और किसी को इंप्रेस करना है तो भाड़ा में लेके जाएंगे इंप्रेस करने के लिए, हम उस दौर में जी रहे हैं। आपके पास है और पैदल जाएंगे, ये आसान नहीं है करना। तो लोग इसीलिए बाकी लोगों को खलना यही है, और हमने भी ठाना है कि इस राज्य में तो कम से कम इस व्यवहार को बदलेंगे। और अभी तक जो हमारा प्रयास रहा है हमने किया है, बस इस प्रयास को 4 चांद लगे, आपका आशीर्वाद लगे, आपका आशीर्वाद मिले, और इस राज्य को, क्योंकि आप भी इस बात को मानिए, आज अगर किसी के पास समस्या होती है आसपास के क्षेत्रों में, निसंदेह वो सबसे पहले अपने विधायक को याद करता है, लेकिन उसके बाद अगर वो किसी को याद करता है तो सीधा डुमरी विधानसभा को याद करता है कि हम वहां जाएंगे। वो जानते हैं और हम भी मानते हैं कि सारी समस्याओं का हम समाधान नहीं करेंगे, लेकिन उनको इतना विश्वास है कि वो शख्स जब उसके पास जाएंगे हमारी समस्या कम से कम बैठ के सुनेगा। और आपको ये बताना चाहेंगे, आप और भी विधायकों से मिलने जाइए, और भी विधायकों के जनता दरबार में जाइए। जब जनता उनके पास समस्या लेकर जाती है तो कैसा टेकल करते हैं, और आप हमारे पास आइए। अरे हम तो सीओ के तर्ज पे महामहिम को फोन लगाते हैं जनता दरबार से। आज धर्माद के कार्यक्रम में महामहिम ने मेरा जब नाम लिया तो उसमें भी बहुतों के पेट में दर्द हुआ है, लेकिन कारण है महामहिम देख रहे हैं कि लड़का जब भी होता है हर दूसरा दिन हमको टेलीफोन घुमाता है कि महामहिम ये समस्या है। जनता दरबार में बैठकर हम चीफ सेक्रेटरी को ही फोन लगाते हैं, बाकी विधायक के पास जाइए, अगर वो सीओ वीडियो को फोन करने बोलेगा तो बोला ठीक है देख लेंगे ना, हम देख लेंगे। बोल दे मंगरा देख लियो रे, बुधना देख लियो। मैक्सिमम भी हम लोग भी ऐसा बात नहीं, विधायक बनने से पहले विधायक के घर का चक्कर हम लोग भी काटते हैं। अगर विधायक मिल गए तो सौभाग्य, सुबह उठ के गए 7-8 बजे, और विधायक अगर अपना घर में चाय पीते मिल गए तो सौभाग्य, उनके बगल में खड़े हो गए तो और बड़ा सौभाग्य, और बात होकर अगर समस्या सुन लिए तो बहुत बड़ा बात है। विधायक नहीं बनने से पहले हम लोगों ने भी विधायकों के चक्कर काटे हैं। आप भी जानते हैं विधायक के घर जाने से पहले 3 दिन पहले तैयारी होता था कि विधायक के यहाँ जाना है, लेकिन आज जहां जनता है वहीं जनता दरबार है। सड़क में मिल गए तो वहीं किनारे गमछी बिछा के बैठ लिए। डीसी को फोन लगाना है डीसी को लगाइए, आईएएस को लगाना है, आईपीएस को लगाना है, डायरेक्टर को लगाना है, सेक्रेटरी को लगाना है, जिस लेवल का है हम अपना अटेम्प्ट जरूर देते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि सारी समस्याओं का हम समाधान कर देते हैं, लेकिन अपना अटेम्प्ट एक विधायक की हैसियत से, एक एमएलए की हैसियत से हम जरूर देते हैं। इसलिए चूंकि मेरा मानना है कि जिन उम्मीदों के साथ झारखंड राज्य बना है उन उम्मीदों के में आज भी झारखंड बहुत पीछे है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य का यह है कि जब हमारे ही घर के भाई हो बहन लोग जब वह अपनी योग्यता को साबित करते हुए जब उन जगहों में जाकर बैठते हैं जहां से झारखंड को बदलने की अपेक्षा है, वो खुद जाकर बदल जाते हैं। आज वीडियो कौन है? कोई झारखंड का ही बेटा होगा। थाना प्रभारी कौन है? शायद कोई झारखंड का बेटा या बेटी ही होगी। अधिकांश डीएसपी कौन है? शायद झारखंड का ही बेटा या बेटी होंगी, लेकिन फिर भी बालू लूट रहा है, फिर भी कोयला लूट रहा है। सबसे बड़ा तकलीफ इसी बात का है कि झारखंड के लोग झारखंड को लूटने में सहयोग कर रहे हैं। सबसे बड़ा तकलीफ और दुख इसी बात का है कि झारखंड के लोग झारखंड को लूटने में सहयोग कर रहे हैं। 1970 का दौर कुछ और था, 1980 का दौर कुछ और था। वहां सिपाही भी झारखंड का बड़ी मुश्किल से मिलता था। बीडीओ, सीओ, दरोगा तो दूर की बात, डीएसपी तो आसमान की बात।
वहां सिपाही, वहां हवलदार, जमादार, झारखंडी लोग मिलता था, तब शिकायत हो सकती है कि भाई झारखंड लूट रहा है। चूंकि थाना प्रभारी हमारा नहीं है, बीडीओ बाबू हमारा नहीं है, सीओ हमारा नहीं है, डीएसपी हमारा नहीं है, झारखंड लूट रहा है। लेकिन 2025 में ये तस्वीर बदल चुकी है। अधिकांश युवा युवतियां झारखंड के ही बीडीओ, बड़ा बाबू, सीओ के पोस्ट पर है, फिर भी झारखंड लूट रहा है। ये सबसे बड़ा तकलीफ का बात है। इसलिए लूट रहा है क्योंकि सरकार का अपनी व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं है। एक दिन एक एसपी से हम बैठे तो सीधे बोले, विधायक जी ऐसे बातचीत हुआ तो उन्होंने बताया कि हम 2007 के मैट्रिक है। तो हमने कहा कि हम भी 2009 के मैट्रिक है। तो बोला, हम लोग तो भाई एक ही उम्र के हैं, आप एमएलए बन गए, हम एसपी बन गए, लेकिन ईमानदारी से कहें, भले जनता को लगे आप हम लोग को धमकाइए, कुछ हो बोलिए, लेकिन हम लोग को फाइल रांची से आता है, कसम से हम अपना जिला में भी निर्णय नहीं ले पाते। जिला में निर्णय का मतलब था थाना प्रभारी का इस थाना से दूसरे थाना में शिफ्ट करना। ये एसपी के हाथ में नहीं है, झारखंड में एसपी की जुबानी है कि हमको कोई मंत्री का चिट्ठी आ जाता है कि आपके टेबल में फाइल भेज दिए हैं, बस आपको साइन करना है। तो जब तक इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए आपको विधायकों की संख्या बढ़ानी होगी, आपको सरकार में आना होगा, सत्ता को जानना होगा, सत्ता को समझना होगा और सत्ता को चलाना होगा, ये व्यवस्थाएं बदलेगी। मैंने विधानसभा के सत्र में भी कहा था कि झारखंड का जो आम व्यक्ति है, जो गांव में रहता है, खेतों में, खलिहानों में काम करता है, जो फैक्ट्रियों में मजदूरी करता है, जो रेजा कुली का काम करता है, जो चाय दुकान, पान दुकान की गुंटी लगाता है, उसे नहीं मालूम है पॉलिसी क्या है, उसे नहीं मालूम है कि आपका बजट क्या है, उसे मालूम है थाना, अंचल और ब्लॉक। ये तीन चीज वो जानता है। अगर ये तीन चीजों में आप दुरुस्त कर दें, इससे अगर आप करप्शन से मुक्त कर दें, तो झारखंड के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और ये तभी होगा जब आप उस सिस्टम में बैठेंगे। आज बड़ा दुख लगता है, 25 सालों के झारखंड में आज हमारे पास क्या है? खनिज संपदा के बाद भी हमारे पास क्या है? इसके लिए नियत और नेतृत्व होना चाहिए। इनकी नियत नहीं है और ना ही नेतृत्व है। अगर नियत और नेतृत्व अगर सटीक हो जाएगी तो हमें लगता है कि हमारा झारखंड राज्य कम से कम टॉप 5 के पायदान में जरूर आएगा। हमारे पास बहुत ही संसाधन है, बस हमारे पास नियत और नेतृत्व की कमी है। इसलिए आपसे अनुरोध है, आप सभी से आग्रह है कि आने वाले चुनाव में कम से कम युवाओं को नेतृत्व का ऐसा अवसर दे कि अपनी काबिलियत से, अपने सामर्थ्य से इस राज्य को बदलने का हुनर रखे। आपको यह प्रयास करना होगा। आज पलामू की पावन धरती में कहना चाहेंगे, आज अभी हमारे बहुत सारे भाई लोग चतुर्थ वर्गीय जो कर्मचारी की बहाली है, जिसमें जिला स्तरीय बहाली की बात आई, बहुत सारी शिकायतें आई। आज मैं उनको स्पष्ट कहना चाहूंगा, निसंदेह आपके जो पत्र ज्ञापन के माध्यम से हमें प्राप्त हुए हैं, निसंदेह उस पर हम लोग का जो भी प्रयास बनेगा, चाहे वो जिला स्तरीय प्रयास होगा या राज्य स्तरीय प्रयास होगा, उस पर हम लोग कमी नहीं रखेंगे। और आज इस छोटे से 6 महीने का कार्यकाल में हम लोगों ने करके दिखाया है। चाहे जेपीएससी के चेयरमैन नियुक्ति का मामला हो, सदन में हमने सवाल उठाया, 1 सप्ताह में चेयरमैन को नियुक्त किया गया। पलामू के बहुत सारे भाई जेपीएससी का जो ये रिजल्ट प्रकाशन के मामले को लेकर आंदोलन कर रहे थे, जिन्हें विशेषकर पलामू प्रमंडल के भाइयों की भागीदारी कुछ ज्यादा थी, वो आमरण अनशन पर बैठे थे। उस अनशन को हम लोगों ने, मैंने जाकर तोड़ा, उनसे कहा कि यही रीत है कि युद्ध करिए, फिर आराम करिए, फिर खा पी के टाइट होकर युद्ध करिए। उनके अनशन को तोड़ा, उनको हमने महामहिम से मिलाया और महामहिम से मैंने सख्त आग्रह किया कि महामहिम, जब त्राही लोग यह करते हैं
तो महामहिम को लोग याद करते हैं। आज छात्र त्राही त्राही कर रहे हैं, आपको इसको संज्ञान लेना होगा और कम समय में रिजल्ट का प्रकाशन कैसे हो आपको मार्गदर्शन करना होगा। और वो हमारा एक प्रयास था कि हमें लगता है कि महामहिम के उनसे मिलने के शायद 3 दिन के बाद ही जो रिजल्ट 11 महीना से पेंडिंग था उस रिजल्ट का प्रकाशन किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, हम एक विधायक होने के बाद भी क्षमता से बढ़कर हमने प्रयास किया है। अब चाहे अपनी बात को विधानसभा में रखना हो, चाहे कोई मसला हो, कोई मुद्दा हो, उस विषय को मैंने मजबूती के साथ रखने का प्रयास किया है। लेकिन आपको भी मालूम है, कोई भी विधायक रहे, कोई भी पार्टी रहे, वह उतना ही ज्यादा मजबूत होता है जितना उसके पास विधायकों की संख्या होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आज हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा कि आज बहुत सारे लोग अफसोस कर रहे हैं कि काश इस नौजवान के साथ इसके जैसे और 4-5 विधायक भेजे होते तो आज विधानसभा के रूपरेखा कुछ और होता। आज विधानसभा का रूपरेखा कुछ और होता जब एक विधायक बन के हम विपक्ष की भूमिका में हैं। आप जो विपक्ष के राजनीतिक दल है उनसे भी पूछिए, आज एक अकेला विधायक हो गया, अभी 2-3 मिनट का समय में हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो जिस दिन हमारे पास आधा दर्जन विधायक अगर हो जाते और वो समय 15 मिनट 20 मिनट का हो जाता तो सोच लीजिए सत्ता पक्ष कहां रहता। आज हमारे एक एक सवाल से ये हम लोग अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सवाल था हमारा इरफान अंसारी जी से और खड़ा हो गए हेमंत सोरेन जी। उनको भी मालूम था कि ना इरफान जी पता नहीं कहीं गजबाजा ना जाए, टाइगर कहीं इनको फंसा लेना अपने जाल में। देखे कि नहीं आपने? एकदम सिंपल सा सवाल था, किसानों के मसले पर एकदम सीधा सवाल था। इरफान अंसारी जी 2-3 लाइन बोले जयराम जी बताइए, समझ नहीं पा रहे। बोले गजब कर रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा, एकदम सिंपल सवाल पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री को लगा नहीं भाई थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करते हैं। आपने देखा होगा एक दिन नहीं 2-3 दिन कई अवसर पर आपने देखा होगा कि हमारे सवाल का उत्तर देने के लिए खड़ा हुए कोई और मंत्री और जवाब देने के लिए सीएम साहब को भी खड़ा होना पड़ा। तो आप अनुभव कीजिए कि अगर मेरे साइड से अगर विधायकों की संख्या बढ़ेगी तो सदन का परिणाम क्या होगा, सदन का माहौल क्या होगा। और एक बात तो ईमानदारी से आप भी जान रहे, पता नहीं पलामू का हम नहीं कहेंगे, लेकिन उत्तरी छोटा नागपुर, कोल्हान और छोटा नागपुर के बारे में यही कहेंगे कि विधानसभा का जो डिबेट जिस चैनल में चलता है ना, उसको अभी लोग जाके सब्सक्राइब किए कि जयराम मातो क्या बोलेगा। लोग गांव देहात में नहीं जानते थे कि डिबेट कौन चैनल में चल रहा है और विधायक लोग वहां क्या बोल रहा है। उस चैनल को अभी जाके लोगों ने सब्सक्राइब किया है और अभी उसका संख्या भी बढ़ा है। एक विधायक आने से इतना माहौल बदला है, एक विधायक आने से इतना परिपाटी बदला है। जिस दिन दर्जनों विधायक आएंगे 20, 22, 24 और वो संख्या 40 के पार होगी, आप कल्पना कर सकते हैं ये राज्य जरूर बदलेगा, बशर्ते उसमें निष्ठा होनी चाहिए। इसलिए आज आप सभी से आग्रह होगी और निसंदेह आज झारखंड की सबसे ज्वलंत मांग स्थानीय नीति है। आज देखिए कि आंदोलन हम लोग झारखंड में कर रहे हैं और इसका असर बिहार में हो रहा है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी साहब कह रहे हैं कि हम अब बिहार में अगर सरकार बनेगी तो बिहार की जो नौकरियां हैं वो 100% बिहारियों को दी जाएंगी। आंदोलन झारखंड में हो रहा है, असर बिहार में हो रहा है। आज जन स्वराज पार्टी आज अपने जब कैंपेन में जाती है, चुनाव कैंपेन में, वो जाके झारखंड के 80 विधायक नहीं, एक लोटे विधायक के उदाहरण को रखती है कि झारखंड की असेंबली में एक नया विधायक आया है गरीब घर का, जाइए उसको सुनिए, उसको देखिए कैसे अकेले वो सदन में जनता की बातों को उठाता है। आंदोलन हम झारखंड में कर रहे हैं, असर बिहार में हो रहा है, ये आपसे छुपा नहीं है। इसलिए आज इस राज्य की आवश्यकता है स्थानीय नीति, इस राज्य की आवश्यकता है नियोजन नीति, इस राज्य की आवश्यकता है तमाम वो नीतियां जो इस राज्य को मजबूत कर सके। इसलिए उस दिशा में अगर हमें बढ़ना है तो आपको राजनीति में बदलाव करने ही होंगे। ये आज से आपसे अपील करने के लिए आए हैं। निसंदेह हमें काम करने के लिए लगन है, उत्सुकता है, संभावना है, बस संख्या नहीं है। संख्या बढ़ेगी
संभावना बढ़ेगी, उत्सुकता बढ़ेगी। इसलिए आपसे आग्रह है, एक बार जरूर आत्ममंथन करें, जरूर आत्मचिंतन करें कि इस बार झारखंड की राजनीति की जो परिपाटी है उसे बदलना है या नहीं बदलना है। ये धरती वीरों की धरती है, चाहे वो नीलांबर पीतांबर रहे, राजा मेदिनी राय रहे या गणपत बाबू रहे। अनगिनत किस्से इस मिट्टी से जुड़े हैं, अनगिनत आंदोलन की दास्तां को इस मिट्टी ने देखा है। लेकिन आज हमारी सूझबूझ नहीं होने के कारण, आज राजनेताओं में विजन नहीं होने के कारण उस गौरवशाली परंपरा को, उस गौरवशाली इतिहास को मिट्टी में मिलाने में लगे हैं। तो आज हमें आवश्यकता है आगे आकर अपने कर्तव्य के अनुपालन करने की आवश्यकता है। ये पलामू की धरती में हम एक एक जनवासी से, एक एक जनता जनार्दन से कहना चाहेंगे और आपसे पुनः कहेंगे, ऐसा नहीं है आप जेल कैंप पार्टी को लेकर, आप जयराम महतो के नेतृत्व को लेकर फैसला करने में भी 4 साल समय है। तब तक आप हमारे कार्यक्रमों को, आप हमारे क्रियाकलापों को, आप हमारे जो तौर तरीके हैं उनको बिल्कुल पूरा 4 साल अध्ययन करके ही हम निर्णय लीजिएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। हम लोग थोपा हुआ लीडर बनने नहीं आए हैं, हम लोग जबरन आपसे वोट मांगने या राजनीति करने नहीं आए हैं। आपको समय दे रहे हैं कि आप समय लें, आप अपने मस्तिष्क का उपयोग करें। क्योंकि हम अभी शादी ब्याह 2-4 को बचले हैं, 3 महीना से हम लोग लड़का लड़की देख रहे हैं। मौसा अलग गए हैं, मामा अलग गए हैं, फूफा अलग गए हैं, जीजाजी अलग गए हैं। जब अपना बेटा या बेटी का विवाह करना है, उसके लिए हम इतना समय ले रहे हैं, तो अपने राज की बागडोर किसी को देना है तो उसके लिए भी समय लेने की आवश्यकता है। उसके लिए भी आपको सोचने की आवश्यकता है। आप सोचिए, जिसको भी देना है, जिसके भी हाथों में नेतृत्व देना है, आपको सोचने की आवश्यकता है। आज माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, आपको भी मालूम है, एक परिवार की सरकार चल रही है। चूंकि उनकी अर्धांगिनी एक स्त्री है, इसीलिए हम टिप्पणी विशेष नहीं करेंगे। चूंकि मेरा एक मर्यादा है, हम स्त्री चाहे वो विधायक सांसद, हम विशेष टिप्पणी, विशेष कट्टी की आलोचना नहीं करते हैं। लेकिन कुछ सच्चाई आप भी देखे होंगे, कुछ चीजें आप भी देखे होंगे जो प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं है। आप बहुत सारे कार्यक्रम देखे होंगे, बहुत सारी तस्वीरें आपके सामने आई होंगी कि महामहिम बैठे हैं, बगल में मुख्यमंत्री बैठे हैं, बगल में उनकी अर्धांगिनी बैठी है। मैं उन पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रोटोकॉल और मर्यादा के हिसाब से उचित नहीं, चूंकि एक विधायक है और जो बाकी विधायकों का सम्मान है वो सम्मान उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन बिल्कुल उसके दूरे हट के राजतंत्र जैसा परिदृश्य देखने को मिलता है, ये तस्वीरों में आपने देखा होगा। महामहिम के बगल में माननीय मुख्यमंत्री बैठ सकते हैं, माननीय स्पीकर भी बैठ सकते हैं, ये प्रोटोकॉल है। लेकिन गांडे विधायिका अगर बैठ रही हैं तो वो लोकतंत्र का नहीं, राजतंत्र का प्रतीक है। मैं ये तो आपको समझ में आनी चाहिए। एक परिवार के अलावा कोई विशेष ना उन्नति हो रहा है, ना उत्थान हो रहा है। आज आदिवासी सरकार कहने वाले, आदिवासी तो लगातार सड़कों पे है, आदिवासी समूह लगातार सड़कों पे है। चूंकि बेशक उनको विरासत में राजगद्दी माननीय महोदय को मिल गया है, लेकिन विजन कहां से लेके आए, विजन वो कहां से लेके आएंगे, उसमें भारी कमी रही। राजगद्दी तो उनको मिल गए, चूंकि निसंदेह उनके पिताजी आंदोलनकारी है, सर्वसहमति से आंदोलनकारी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनको तो विरासत में मिला, विरासत में गद्दी तो साहब जी को मिल गई। लेकिन इस राज को गति से कैसे बढ़ाना है वो आपके सामने है। एक भी परीक्षा का परिणाम इस राज्य में बिना किसी विवाद के प्रकाशित ही नहीं होता। एक भी नियुक्ति इस राज्य में बिना किसी विवाद के दिया ही नहीं जाता। जब लहू बहाने का समय आया, जब इस राज को गढ़ने का समय आया, जिस राज को अलग करने का समय आया, तो झारखंड के लोगों ने आंदोलन किया, झारखंड के लोगों ने अपने सर कटवा लिए, झारखंड के लोगों ने अपने बच्चों को यतीम होने तक छोड़ दिया कि तुम्हारे कुछ हो जाए, इस राज को बनाना है। लेकिन जब राज मिल गया तो फिर उन्हीं के हाथों में सत्ता की चाबी। बस केवल नक्शे से काटकर हमने बिहार का एक हिस्सा लिया है,
उसे संवैधानिक रूप से बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत एक नया नाम झारखंड दिया है। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि चलाने वाले वही लोग हैं जो झारखंड राज्य देना नहीं चाहते। सबसे कड़वी सच्चाई यही है। चाहे किसी की सरकार आए, एनडीए के नेतृत्व में सरकार आए, पीछे से पर्दे के पीछे से चलाने वाले लोग वही रहे। और जब आज इंडिया यानी जेएमएम के नेतृत्व की सरकार में आई है, पर्दे के पीछे से चलाने वाले वही लोग हैं जो झारखंड राज्य नहीं देना चाहते थे। आज इनको ये समझना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि सत्ता का नशा है, कि सत्ता के नशे में उनको आभास ही नहीं हो रहा है कि राज्य को बैकडोर से चला कौन रहे हैं। इस राज्य को जिस दिन इस राज्य का बेटा फ्रंट से आकर, बैक से आकर मिलकर चलाएगा, ये राज्य बेहतर होगा। मुझे किसी अन्य राज्य से कोई शिकवा गिला नहीं है, मुझे किसी राज्य के व्यक्ति से, अफसर से कोई शिकायत नहीं है। हम बस यही चाहते हैं कि हमारे लोगों का जो सम्मान आप अपने राज्य में देते हैं, वही सम्मान की अपेक्षा आप हमसे रखें। महाराष्ट्र में आप हमको जिस प्रकार की नौकरियां देते हैं, आप वही अपेक्षा हमसे रखें। बिहार में आप जिस प्रकार की नियुक्तियां हमारी लेती हैं, वही अपेक्षा आप हमसे रखें। आप हमारा सम्मान बाकी पूरे भारत देश में, अन्य प्रदेशों में, जहां जिस राज्य में जैसा है, आप हमसे वही अपेक्षा रखें। हमारे लोग जब यहां से महाराष्ट्र जाएंगे तो रेजा कुली का काम करेंगे तो चलेगा कि भाई आप झारखंड से आए तो आपको यही काम देंगे। हमारे लोग जब गुजरात जाएंगे तो कपड़े की दुकान में मजदूरी का काम करेंगे, तब आपको ठीक है कि आप झारखंड से आए, आपको यही काम करना चाहिए। हमारे यही लोग जब आपके केरल और तमिलनाडु की मछली फैक्ट्री में मछली का काम करेंगे मजदूर के रूप में, तब आपको ठीक लगता है कि आप भाई दूसरे राज्य से आए तो आपको यही काम करना चाहिए। तो फिर हमारे राज्य में आपकी मनमानी क्या चलेगी? हमारे राज्य में आप काहे भाई स्थापित होंगे? हमारे राज्य में जब आप आएंगे तो आप मैनेजर की बात करेंगे, आप हमारे राज्य में आएंगे तो कॉन्ट्रैक्टर की बात करेंगे, आप हमारे राज्य में आएंगे तब एजेंसी की बात करेंगे। ये सौतेला व्यवहार इस राज्य के साथ नहीं होना चाहिए। यही सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य यही है कि हमारे राज्य के साथ सौतेला व्यवहार होता है। हमारे लोग जब अन्य प्रदेशों में जाते हैं तो निसंदेह उस प्रदेश में हमें जैसा काम मिलता है, जैसा रोजी रोजगार मिलता है, वो स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारा वो प्रदेश नहीं है, वो हमें ठिकाना दे रहा है। लेकिन यही लोग जब हमारे प्रदेश में आते हैं तो फिर ये उनकी हवा उल्टा बहती है। इसलिए आज आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, आज आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि इस राज्य को लेकर कहां जाना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस दिन हमारे राजनीतिक दल से विधायकों की संख्या बढ़ेगी, माननीय सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, जरूर इस राज्य में बदलाव होगा। और आपको 6 महीना के कार्यकाल में और एक विधानसभा के सत्र में आपको दिखा दिया है कि विधायक का पावर क्या होता है। ये करना नहीं चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा 26 स्टूडेंट उनका रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी था। हमारे एक हस्ताक्षर से 6 घंटा के लिए साइट खुला, उनका 26 का पुनः रजिस्ट्रेशन हो गया। ये एक एमएलए की ताकत होती है। लेकिन ये लोग करना नहीं चाहते हैं। ये लोग करना नहीं चाहते, चूंकि इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि चुनाव हम समीकरण से जीत के आए हैं। जनता हमको वोट देगी ही देगी, जनता हमको वोट देगी ही देगी। इस माइंडसेट से चुनाव जीत के आते हैं। लेकिन उसके विपरीत हमारा स्थिति अलग है। हमको मालूम है कि हम लोग अच्छा नहीं करेंगे तो अगला बार पता नहीं हम लोग को जनता वोट भी देगी कि नहीं, क्योंकि हम लोग तीसरी पार्टी के रूप में आए हैं, थर्ड फ्रंट के रूप में आए हैं। तो हम लोग इस बात को जानते हैं। इसलिए आज कहीं भी रहे, कैसी भी रहे, किसी भी क्षेत्र की रहे, हम लोग का प्रयास होता है कि जनता की समस्याओं को सुने और उसका निराकरण करें। आज पलामू की धरती इतना गौरवशाली और गरिमामय इतिहास रहा है, लेकिन आज अन्य जिलों की तरह पलामू क्षेत्र की भी स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं दिन ब दिन बदसूरत होते जा रही है। आज आवश्यकता है सरकार को इस क्षेत्र में रोजगार सृजन करने की। आज पलामू एक
समतल परिपाटी का क्षेत्र है। यहाँ नए उद्योग धंधे बसाने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है यहाँ की बड़ी बड़ी जो नदियां हैं उनके पानी को एकत्रित करके उनको किसानों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है नए नए वैकल्पिक रास्ते तैयार करके यहाँ के नौजवानों को रोजगार से जोड़ा जाए और जो हताशा निराशा भरे जीवन जीने के लिए बेबस मजबूर हो रहे हैं उन युवाओं में उम्मीद की एक नई किरण जागे। ये सरकार को रास्ता तलाश करने की आवश्यकता है। मैं निसंदेह विधानसभा के सत्र में सरकार पर आसन के माध्यम से इन बातों को जरूर संप्रेषित करूंगा कि राज्य की दिशा को किस ओर लेकर जाना है। बशर्ते समय मिल जाए, क्योंकि समय नहीं मिल पाता है और खड़ा होते ही अध्यक्ष महोदय बोलते हैं थोड़ा टाइम को देख लीजिएगा। हम बोले जो करना है भाई आप, क्योंकि विधानसभा की एक गरिमा है। जैसे गांव घरों में अगर हमारा किसी से विवाद होता है और उस विवाद से लगता है कि हमें न्याय नहीं मिला है तो हम बोलते हैं कि चलो तुमको कोर्ट में देख लेंगे, क्योंकि उस कोर्ट में हमारी आस्था है कि भले थाना प्रभारी नहीं हमको मेरा पक्ष सुन लिए, बीडीओ सीओ भले हमको दरकिनार कर दिए, एसपी डीएसपी हमको दरकिनार कर दिए, लेकिन शायद कोर्ट में न्याय हो जाएगा। इसीलिए आम व्यक्ति बोलता है चलो कोर्ट में देख लेंगे। अब आज लोग ये भी बोलते हैं कि विधायक जी विधानसभा उठाए दियो ना। उसको लगता है कि शायद विधानसभा में जो बातें आएंगी उस पर काम होगा, क्योंकि वहां वन टाइम इस राज्य के 81 विधायक बैठे होते हैं। इसलिए उसकी आस्था होती है कि शायद विधानसभा में जो बातें उठेंगी शायद उन पर काम हो। इसलिए समय का महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन फिर भी हम लोग सड़क में भी लड़ना जानते हैं और स्पीकर के सामने भी लड़ना जानते हैं। लड़ झगड़ के अपना समय ले ही लेते हैं। कभी कभी बीच में 2-3 को मंत्री खड़ा होकर डिस्टर्ब करने के लिए रहते हैं, उनको भी हिसाब किताब करिए देते हैं। हम नहीं बकते हैं। उनको मालूम है ये बोलेगा तो सटीक बोलेगा, बाकी आपको ही मालूम है राजनीतिक अभी नियम क्या है कि फुटबॉल के एक बार आप गोल कीजिए, एक बार हम करेंगे। आप कोई तीसरा आके खड़ा होगा तो इनको दिक्कत। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए जहां हम लोग को वोट आया ज्यादा, अगर जेएमएम जीता है तो उसको बीजेपी से शिकायत नहीं है, जेलकेम को कंट्रोल करना है। तीसरा फ्रंट एक नया राजनीतिक स्तर कोई भी मतलब चाह ही नहीं रहा। अगर वहां बीजेपी जीता है तो उसको जेएमएम से तकलीफ नहीं है, उसको जेलकेम से तकलीफ। अगर वहां जेएमएम जीता है तो उसको बीजेपी से तकलीफ नहीं है, उसको जेलकेम से तकलीफ है। क्यों नहीं? ये परिपाटी से हटकर आया है, ये व्यवस्था से हटकर आया है, ये बगावत लेके आया है, ये विद्रोह लेके आया है। ये बातें उनको पच नहीं रही है। तो इसलिए अब ये जनता को तय करना है, जनता को तय करना है, क्योंकि ये जनता का देश है। ये जनता को, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ये हमारा संविधान है, हमारा कानून है, हमारी व्यवस्था है। इसलिए अब ये जनता को तय करना है। अब ये पलामू प्रमंडल रहे, बाकी अन्य 4 प्रमंडल रहे, कोल्हान, संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर या दक्षिणी छोटा नागपुर। अब ये इस राज्य के राज्यवासियों को तय करना है कि आप इस राज्य को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। बाकी पुनः चूंकि समय बारिश का है, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। निसंदेह हम लोग जो विचार अपना रखने के लिए आए हैं, और पलामू के लोग बहुत समझदार हैं, चीजों को बहुत करीब से समझते हैं। आप परखने में माहिर हैं, आप समझने में माहिर हैं। आपको समझ में आ रहा है कि करना क्या चाहिए और ना करना चाहिए क्या, यह आपको भली भांति समझ में आ रहा है। तो बस आज आप के बीच ये कह के जा रहे हैं कि एक प्रण लेकर हम लोग निकले हैं, उत्साह के साथ निकले हैं, ऊर्जा के साथ निकले हैं कि महापुरुषों के बलिदान से बने हुए इस झारखंड राज्य की दिशा और दशा को बदलने के लिए संघर्ष करेंगे, प्रयास करेंगे। बस इसमें आप सबों का अगर मोहर लग जाए, आपका मताधिकार का उपयोग हो जाए, तो निसंदेह ये राज्य बेहतर दिशा और दशा की ओर बढ़ेगा। ये आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे। और निसंदेह आपको ये भी कहना चाहेंगे कि आपके मुद्दे, आपकी समस्या, चाहे सड़क हो या सदन हो, हम लोग मुखरता के साथ आपके मुद्दों के साथ डटकर खड़े रहेंगे। चाहे प्रखंड स्तर में व्याप्त भ्रष्टाचार हो, या थाना में थाना प्रभारी की मनमानी हो, या जिला पदाधिकारियों की मनमानी हो, जहां
हमारे खड़े होने की आवश्यकता होगी, जहां हमारे बोलने की, लड़ने की आवश्यकता होगी, हम लोग कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। आपके मुद्दों के साथ हम लोग सड़क से सदन तक संग्राम करने के लिए तैयार रहेंगे। ये आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहेंगे। और आज सड़क से सदन का संघर्ष ये कि इस राज्य में एक विधायक वाली पार्टी को लोग इतना तरहीज दे रहे हैं, ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम है। और निसंदेह हम लोग अपने संघर्ष के परिणाम, संघर्ष पर से कभी पीछे नहीं हटेंगे। अगर हटने का होता तो हम लोग लोकसभा चुनाव से पहले बहुत सारी चीजें ऐसे आई जिनसे हम लोग समझौता कर लिए होते हैं। लेकिन आज हम लोग का ध्येय यही है कि झारखंड की जो विषय वस्तु है उनको बदला कैसे जाए। और आपसे भी यही आग्रह करेंगे, पलामू की इस पावन धरती में पलास, लाहर, महुआ, पलामू की इस धरती में आपसे भी यही आग्रह करेंगे कि राजनीतिक सुचिता के साथ इस राज्य को बदलने में अपना भरपूर सहयोग करेंगे। क्योंकि बारिश का दिन है और हम तो सबसे पहले यही हमारी प्रार्थना होगी कि बारिश बहुत अच्छी हो, ताकि पलामू के साथ साथ झारखंड और भारत देश के किसान अपने खेतों की बुआई कर सके, धान की रोपाई कर सके। क्योंकि हमारा आसरा ही धान है, हमारा आसरा ही खेती है। तो हम जरूर प्रार्थना करेंगे कि वर्षा ठीक ठाक हो, आप खेती ठीक ठाक करें। क्योंकि सरकार की जब बात आएगी, राजनीति की बात आएगी, तो अब कृषि को इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं। जिस दिन कृषि